दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आज दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाई है वो वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब अप्रैल आ गया है और अप्रैल में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एक इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म जिसे फॉर्म 12 भी बोलते हैं, वो भरना होता है। उससे दोस्तों होता क्या है, जो हमारी सैलरी है उस सैलरी के ऊपर जो भी टैक्स कटना है उसी बेस पे उसकी कंप्यूटेशन होती है। जो आपका टैक्स बनता है वो टैक्स 12 महीने में एवरेज बेसिस पे काट लिया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट फॉर्म दोस्तों हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं और एम्प्लॉय भी हैं, तो आप यकीन मानिए 90% जो लोग हैं वो उस फॉर्म को गलत भर देते हैं या डिटेल पूरी नहीं भरते हैं, या इस फॉर्म के बारे में उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये फॉर्म भरना कब है। इस वीडियो में एक बार मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या हमें इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो क्या होता है, मतलब फॉर्म 12BB उसका ऑफिशियली नेम है जो गवर्नमेंट ने दिया है, और ये कैसे और ये कब भरा जाता है, या हर साल भरना पड़ता है या हर महीने भरना पड़ता है, क्या हम इसको एक बार भरने के बाद चेंज भी कर सकते हैं, अगर फॉर्म भरना है तो भर के देना कहाँ है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट इसको भरते वक्त ध्यान रखना है, होता है ये सिर्फ 2 पेज का ही है, लेकिन दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको ठीक से भरें और आप हायर टैक्स स्लैब में हैं तो कम से कम 1,19,800 रुपये का आपका टैक्स बच सकता है। मैं जानता हूं आप सब लोगों की सैलरी जो है इस समय 10 से 20% जो है रिडक्शन हो गई है कोरोना की वजह से। हम उस सैलरी को तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इस समय सिचुएशन ही ऐसी है, लेकिन इस वीडियो को देखकर हम जो टैक्स है वो बचा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि जो वीडियो है ये आपके इस साल नहीं हर साल काम आने वाली है। इसमें लास्ट में जो आपको बताऊंगा दोस्तों, जो इस समय 2 टैक्स स्लैब चल रहे हैं, न्यू और ओल्ड, तो उसमें से हमारे पास जो ऑप्शन है कि इसमें से हमारे को चुनना कौन सा है, मेरे लिए पुराना वाला ही टैक्स स्लैब ठीक है या नया वाला। सबसे ज़्यादा आज की डेट पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैंने ये कवर किया है इसको। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है वो 12B, जिसका ऑफिशियल नेम 12B क्या होता है। जितने भी सैलरीड पर्सन हैं वो 2 पेज का फॉर्म होता है, उसे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भरना होता है, यानी कि अप्रैल 20 जो इस समय चल रहा है और मार्च 2021 उसके बाद तक का, यानी कि 1 साल के बीच में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको अभी अप्रैल में ही एस्टिमेटेड बेसिस पे इस पेज पे देना पड़ता है। यानी कि अगर मैं फाइनल कंक्लूजन बताऊं आपको कि डिक्लेरेशन फॉर्म की जो बात कर रहे हैं हम, वो या पूरी वीडियो में जो बात चलेगी वो क्या है, वो सिर्फ 2 पेज का एक फॉर्म है। उस फॉर्म का नाम है 12BB, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल नाम से रखा गया है 12BB। अभी सैलरीड पर्सन के लिए क्यों है दोस्तों, क्योंकि सैलरीड पर्सन का ही टीडीएस काटना होता है और वो अपने एम्प्लॉयर को एक फॉर्म देते हैं कि भैया मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो साल की 2 लाख रुपए है, तो मेरा जो टैक्स बनेगा वो 8 लाख रुपए के ऊपर बनेगा। तो आप 8 लाख रुपए के ऊपर सपोज टैक्स मेरा 40,000 बनता है, तो उस 40,000 को 12 महीने में काट लीजिए। ये डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरह हेल्प करता है। देखिए मैंने उस फॉर्म को, एक पूरे फॉर्म को इसमें अभी डाल दिया है। इस पॉइंट को मैं एक एक करके, जैसे पहले लिखा हुआ है नाम एंड एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे सबसे पहले फिर आती है हाउस रेंट अलाउंस, फिर आता है आपका लीव ट्रैवलिंग कंसेशन, फिर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। जितने भी पॉइंट है दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फॉर्म डाल दिया है, सिर्फ हर एक पॉइंट को लेके, जितने भी फॉर्म में पॉइंट हैं मैंने सारे पॉइंट को लेके एक एक पॉइंट के ऊपर अपनी ओपिनियन दी है। और उस पॉइंट को भरने में जो जो दिक्कतें आती हैं, चाहे वो HRA हो, चाहे वो लीव ट्रैवलिंग कंसेशन हो, चाहे आपका वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपकी 80G की डिडक्शन हो, चाहे आपकी वो होम लोन का बेनिफिट हो, वो सारे पॉइंट मैंने दिए हैं। लास्ट पेज में आप अपना नाम लिख के, जो भी आपका प्लेस है, डेट है, डेजिग्नेशन है, वो डाल के अपने साइन करके इसकी हार्ड कॉपी में आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करते हैं। देखिए कुछ कंपनी में इसको मैनुअल जमा कराया जाता है, कुछ कंपनियों में इसको ऑनलाइन। तो दोनों प्रोसीजर में समझाऊंगा आपको कि अगर मैनुअल देना है तो मैनुअल कैसे देना है, इसकी फोटोकॉपी जाती है या मेल जाता है या कैसे किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो इस फॉर्म में आता है, मैं इस फॉर्म को एक बार दोबारा आपको ओवरव्यू करा दूं। देखिए ये फॉर्म एक ऐसे 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 ये 4 पेज में आ रहा है। एक्चुअल में अगर प्रिंट आउट निकालेंगे आप A4 साइज पे तो ये 2 पेज का ही आएगा। तो 2 पेज को फॉर्म भरने के लिए सारे पॉइंट मैं कवर करता हूँ। देखिए पहला पॉइंट आता है, इसमें आपका नाम, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि आपका जो नाम है और एड्रेस क्या है। अब यहाँ कन्फ्यूजन है, मैं नाम कौन सा लिखूँ, क्या जो घर में बुलाते हैं मुझे निक्की टिक्की पिक्की वो लिख दूँ। देखिए पैन कार्ड पे जो नाम लिखा है वही आपको डालना है और आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, यानी कि जहाँ से आप ऑफिस से अपने घर से ऑफिस के लिए जाते हैं वही एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस नहीं डालना है।
हालांकि आपका जो फॉर्म 16 है उस पर परमानेंट एड्रेस ही ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि वो पैन कार्ड पे जो डला है वही आएगा। लेकिन अपने कम्युनिकेशन पर्पज से और इन्फॉर्मेशन पर्पज से जो पैन कार्ड पे नाम है वो लिखें, वो अपना प्रेजेंट एड्रेस डालें। दूसरा, पैन ऑफ द एम्प्लॉई, जो पैन है वो कौन सा लिखना है। देखिए कई बार होता है हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पैन कार्ड भी बाई चांस आ जाते हैं। पहले ऐसे होता था कि पैन कार्ड आ जाते थे, लेकिन ध्यान रखिए जो पैन कार्ड आपने आधार कार्ड से लिंक कर लिया है या इनकम टैक्स रिटर्न में जो भरते हैं आप पैन कार्ड, जिस पैन कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसी को लें। फाइनेंशियल ईयर क्या लिखना है आप, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, ये अप्रैल 2020 चल रहा है और अगले साल का जो मार्च आएगा 2021, ये उसकी डिक्लेरेशन जा रही है, ये एडवांस में जा रही है। ये ठीक बिल्कुल वैसी है जैसे आप बैंक में अपने फादर या मदर जो सीनियर सिटीजन है, या हो सकता है आप भी अपने लिए फॉर्म 15G या 15H भरते होंगे जिससे कि आपको टैक्स ना कटे। तो ये भी उसी तरह ही है फाइनेंशियल ईयर 2021। और अगर मैं असेसमेंट ईयर की बात करूंगा दोस्तों, तो ये असेसमेंट ईयर मेरा बन जाएगा, मान के चलिए आप असेसमेंट ईयर मेरा है ये 2021-22। अब देखिए दोस्तों ये सिर्फ 3 पॉइंट है छोटे से, लेकिन मैंने इसमें जो अपनी तरफ से एडिशन करी है, जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो एम्प्लॉय फेस करता है प्रॉब्लम, वो क्या क्या प्रॉब्लम आती है इस पॉइंट को भरते वक्त। देखिए आप अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। हो सकता है आपने पॉइंट भर दिए हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपके मोबाइल नंबर को देख के उसको फ़ोन कर सकता है। ये मैनुअल फॉर्म को देते वक्त दिक्कत आ सकती है, ऑनलाइन में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऑनलाइन के अंदर तो सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी सेव्स होते हैं। तो ये उस केस के लिए जहाँ पे आप इसे मैनुअल दे रहे हैं। कॉपी ऑफ द पैन कार्ड और आधार कार्ड, देखिए पैन कार्ड की कॉपी देना बहुत जरूरी है। आपका जो नाम है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए और आधार कार्ड भी देना जरूरी है, जिससे आपका जो आईटी को लिंक करना है या आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड से प्रॉपर मिल जाए। तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर है एम्प्लॉय आईडी डालना और सैलरी पर मंथ। देखिए हमारे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिसमें एक ही कंपनी के अंदर 4 लोगों के नाम सेम होते हैं। अब 4 लोगों के नाम सेम है, अब चारों लोग अपने नाम भर के दे रहे हैं मनोज कुमार, पैन नंबर तो अलग होगा मान लिया मैंने, पर फिर भी कई बार गलती होती है, नाम पढ़कर डिक्लेरेशन कहीं और ना चले जाए। तो कम से कम आप अपनी एम्प्लॉय आईडी, देखिए इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, वो आप अलग से पेज पर लिख कर दे सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, तो कम से कम एम्प्लॉय आईडी जरूर लिखें। ऐसा ना हो नाम सेम होने की वजह से किसी की डिक्लेरेशन किसी और में चला जाए, ऐसे बहुत चांस होते हैं ऑनलाइन भी और मैनुअल भी। तो प्लीज़ अपनी एम्प्लॉय आईडी और हो सके तो अपनी सैलरी भी डाल दीजिए। कई बार गलती हो सकती है एम्प्लॉय आईडी लिखने में, तो कम से कम बुक से आदमी क्या करता है सैलरी को मैच कर लेता है। दूसरा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, हाउस रेंट अलाउंस। देखिए 90% लोग जो मैं देखता हूँ दिल्ली में या यूपी में कहीं पे भी एचआरए जरूर क्लेम करते हैं, जिसे देख के लगता है कि शायद पूरी दुनिया ही रेंट पे रह रही है। पर एनीवे अगर प्रूफ है तो आपको एचआरए का डिडक्शन मिलेगा। एचआरए के अंदर क्या ध्यान रखना, देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। आपका जो कॉलम है ये वाला, यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे मंथली रेंट लिखना है या ईयरली लिखना है। यहाँ पे आपको दोस्तों पूरे साल का रेंट लिखना है और साथ में आपको रेंट एग्रीमेंट की फोटोकॉपी, सिर्फ फोटोकॉपी देनी है, ओरिजिनल नहीं देना है। और रेंट रिसिप्ट, जो रेंट रिसिप्ट होती है मैंने इसका फॉर्मेट अटैच करा है, ये बाजार से मिल जाती है, मंथली बनती है। इसमें कितना आपने रेंट पे करा, रेंट कैसे पे करा और उसका नाम क्या था वो सब आएगा। देखिए ध्यान रखिए, हो सकता है कि आप ज्वाइंट रेंट एग्रीमेंट में रह रहे हों, आप हस्बैंड वाइफ हों या फ्रेंड्स हों, तो रेंट एग्रीमेंट हो सकता है एक ही बना हो और उसके अंदर 20,000 रुपये लिखा हो और आप रेंट पे कर रहे हो 10,000, तो यहाँ पे आपने सिर्फ 10,000 लिखना है, जो आप पे कर रहे हैं आपने वो ही लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो पैन कार्ड पर नाम लिखा है लैंडलॉर्ड का वो नाम लिखें, उसका एड्रेस के लिए प्रूफ लगा दें और एक कॉपी पैन कार्ड की भी साथ में दे दें। कई बार पैन नंबर लिखने में गलती होती है और वो जो पैन नंबर होता है वो हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजते हैं कि ये आदमी रेंट ले रहा है। तो ध्यान रखें कि अगर पैन कार्ड गलत हुआ तो किसी और आदमी के पास ये डिक्लेरेशन चली जाएगी कि वो रेंट ले रहा है, उसके पास नहीं जाएगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है फैमिली मेंबर को भी अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, जैसे ज़्यादातर होता है कि मदर और फादर को भी रेंट पे कर रहे हैं, तो उनका पैन कार्ड लगना भी जरूरी है। अच्छा, पैन कार्ड लगेगा कब, जब साल में 1 लाख से ऊपर, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ 1 लाख से ऊपर होगा साल का रेंट, तभी रेंट लगेगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि एचआरए का एग्जम्पशन मिलेगा कब। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि एचआरए का एग्जम्पशन मुझे तभी मिलेगा जब मुझे एचआरए सैलरी में रिसीव होना हो। देखिए मैंने एक ब्रेकअप बनाया है जिसमें बेसिक भी है, एचआरए भी है, कन्वेंस भी है, पीएफ भी है। तो यहाँ पे अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो आप अपना एचआरए क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको एचआरए मिला 5,000 और कैलकुलेशन में आया 5,000, तो पहले ये आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड होगा 5,000 और फिर हम माइनस कर देंगे 5,000 एज पर लॉ। जो एचआरए की एग्जम्पशन है, मान लीजिए आप 5,000 का रेंट पे कर रहे हैं तो हो सकता है 5,000 भी आए या 6,000 भी आए।
एचआरए के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एचआरए मिलना ज़रूरी है।